अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र फ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास आज जो है वो है नर्वस टिश्यूज़। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं कनेक्शन के हवाले से, कनेक्टिंग के हवाले से। ठीक है जी बेटा सबा, बिल्कुल मैं इधर ही आ गया हूँ यहाँ पे आपके सामने। वालेकुम अस्सलाम वदा और यास्मीन, आई फॉरगेट, सॉरी। नूर वालेकुम अस्सलाम। हारून वालेकुम अस्सलाम। ले जी बच्चे, आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी तैयार बैठे हुए हैं मेरा लेक्चर सुनने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, खुशी भी होती है कि बच्चे जो है वो सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो ले जी आज हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि स्ट्रेंथ आलमोस्ट हमारी तकरीबन कंप्लीट है। ठीक है सर, आज तो वालेकुम अस्सलाम। और बेटा जी आपको एक बात बता चलूँ कि टेस्ट के हवाले से जो वीडियो है ना वो बनाई है, वो आपको आज ही इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज या कल में अपलोड हो जाएगी, देन आप उसे देख के गाइडलाइन ले सकें। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। सर आज गपशप, अच्छा जी सर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए बात करते हैं ताकि मैं जो है वो ना पढ़ाऊँ, और ठीक है ना। तो खैर थोड़ा सा टाइम बातचीत भी करेंगे। अभी फ़िलहाल बातचीत। सर जी आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल फिट है। थोड़ी बहुत कभी कभार ज़िद करता है, ठीक है, इतना तो बच्चों का राइट होता है ना। मेरे थप्पड़ भी मारता होता है, मैं पकड़ लेता हूँ, ठा 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 मरी। मैं कहा ठीक है, मैं जो बच्चों को मारता हूँ किसी बच्चों की दुआ लगी है कि मेरा बेटा मुझे मेरी तबीयत साफ़ कर रहा है। ठीक है, तो सर आई एम हैप्पी आई गॉट 23 मार्क्स इंग्लिश टेस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई बेटा जी। टेस्ट कब है सर? टेस्ट बेटा जी मंडे को आपका होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा जी, पढ़ना तो है, थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि अब ना पढ़े बिल्कुल। तो अभी जिस तरह बातचीत, इसी तरह एंड पे भी थोड़ी सी हम बातचीत कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक को कर लेते हैं। पढ़ना भी तो है ना, ये हमने मतलब एक लेक्चर हुआ और प्रॉपर उसमें पढ़ा ना जाए तो ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, फीस सबमिशन के हवाले से बेटा जी आप लोग जो है वो टीचर असिस्टेंट से रब्ता करें। बेटा मेरा बेटा जो है वो 9 माह का है, अभी 1 साल का भी नहीं है, लेकिन फनकारियाँ सारी आती हैं उसको। ठीक है, तो चलिए खैर। सर आपने कहा था कि हम चैप्टर नंबर 2, बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल आपने याद करवा दिया, वेरी गुड। ले जी अभी हम जल्दी से नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, और आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है, आपस में बातें नहीं करनी, अदरवाइज़ मैं यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगा, आपकी चैट बंद हो जाएगी बिल्कुल ही। फिर एंड पे मैं दोबारा ओपन करवा लूँगा ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सकें। ठीक है तो इसलिए कोशिश करें कि आपस में बातचीत ना करें ताकि आप कंसंट्रेट कर पाएँ। ठीक है, हमारे पास आज जो है वो है जी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ ये कहाँ पर मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन क्या है? ये होते हैं जी ब्रेन और पूरी बॉडी में होते हैं, ब्रेन एंड बॉडी दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। फंक्शन इनका क्या है जी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं जी? एक राब्ते को कहते हैं बेसिकली ना, जिस्म के एक हिस्से का दूसरे हिस्से से राब्ता, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इनका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ये आपने 8th क्लास में वैसे डिस्कस किए हुए न्यूरॉन्स वगैरह। ठीक है, नर्व टिश्यू। बेटा आपस की डिस्कशन नहीं करें, कंसंट्रेट करें लेक्चर पे ताकि आप पढ़ सके। एक फैक्टर मैंने देखा है, बड़े दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है तो आप लोग जो है वो अपनी गपशप में लग जाते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह एक बच्चा तो वो जो बात दूसरे से कर रहा है, दूसरा जो उसका आंसर कर रहा है वो भी ऑब्वियसली लेक्चर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और तीसरे इस किस्म के बच्चे होंगे जो इन दोनों की बातचीत को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब। लेक्चर पे एक वक्त में एक तरफ ही कंसंट्रेट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा तरफ आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए काइंडली, आपको पता है लेक्चर के शुरू में भी 5-7 मिनट बातचीत करते हैं, एंड पे भी क्वेश्चन 10 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, जितने भी वो हम बातचीत। तो इसलिए जो थोड़ा सा टाइम होता है लेक्चर का उसमें कंसंट्रेट किया करें, इर्तिकाज कहते हैं कंसंट्रेट को। ठीक है, चैप्टर 2 भी इंशाल्लाह करते हैं, बस जल्दी से मैं थोड़ा सा टॉपिक ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं जी? नर्व सेल्स होते हैं। कौन से जी? नर्व सेल फिर 3 टाइप्स के हैं। ठीक है जी, नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स की आगे फिर 3 टाइप हैं, उसमें कौन कौन से हैं जी? सेंसरी न्यूरॉन, और दूसरे हैं जी
मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन्स, और ये भी न्यूरॉन्स। ये जो है सेंसरी न्यूरॉन सेंस करते हैं, ठीक है, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तीसरे हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन, या उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ठीक है, ये पाए जाते हैं दोनों किस्म के बॉडी में, और ये पाए जाते हैं किस में जी, ब्रेन में, ठीक है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ऐसा होता है जिस तरह आपने किसी की बर्थडे पे उसके मत्थे पे अंडा ज़ोर से मार दिया, वो जो निशान पड़ता है, या दीवार पे आप मारते हैं ज़ोर से, तो उसकी तरह का आपने बना देना, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर होता है। ले जी, इसको आप टेल बना देंगे इसकी, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब ये न्यूरॉन की एंडिंग होती है, इसे हम कहते हैं जी ये एक्सोन है, ठीक है। एक्सोन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, और वो क्या करता है जी, बेसिकली लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी होती है जी सेल बॉडी, न्यूक्लियस। अब यहाँ से ये मैसेज रिसीव करते हैं, यहाँ से रिसीव करते हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है जी। क्या बोलते हैं जी, डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं जी एक्सोन, ठीक है। ये एंडिंग पॉइंट है। यहाँ से नर्व इम्पल्स आई, इधर को गई, यहाँ से जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन कोई बना होगा और वो इस मैसेज को रिसीव करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि यहाँ पे एक मैसेज आया, ये जी यहाँ पे हीट लगी या कोई सटाई की चोट लगी, वो यहाँ से इधर न्यूरॉन से होता वो ब्रेन तक चला जाएगा। ब्रेन से वापस वो ब्रेन तक जब जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जाएगा। वापस आने का जो रास्ता है वो मोटर न्यूरॉन है, और इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो है या एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है वो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जो इंटरप्रेट करते हैं, जो किसी भी चीज़ को जांचते हैं, चेक करते हैं कि इसके अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए, ठीक है बेटा। बिल्कुल आज कनेक्टिव टिश्यू ही है। कितने बजे वट एवर जो भी है, खैर आप सब लोगों को अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता भाई सुन लो। खैर बेटा मेरा काम मैं तो पढ़ाई जाऊँगा, कंसल्ट के, अदरवाइज़ आपके चैट बिल्कुल बंद हो जाएगी और सब बच्चे फिर मुंह उठा के बैठे होंगे या मुंह रख के बैठे होंगे। मुंह तो वैसे उठाया होता है, गर्दन के ऊपर उठाया होता है, ठीक है। तो ले जी हम बात करते हैं बेटा। आपको फ़ी का भी मैं सारा कुछ बता दूंगा। बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, पूरे पाकिस्तान में इतनी फ़ीस किसी अदारे में नहीं होगी, आई एम श्योर। इतनी फ़ीस किसी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फ़ी आपने एक ही बार सबमिट करवानी है, एनुअल, मंथली नहीं है, इसलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार हर महीने वो भी ज़रूरत नहीं है, आपको सारे लेक्चर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। और जो कोई ऑफलाइन लेक्चर लेना चाहे वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है जी। हम इसे रीड करते हैं। वी नो दैट एनिमल सर्वाइवल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। क्या मतलब हुआ कि एनिमल्स का सर्वाइवल कहते हैं ज़िंदगी की बका, ठीक है, कि ज़िंदा रहने का जो तरीक़ेकार है वो बका किस चीज़ पे रहती है, किस तरह पॉसिबल है कि वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करें। स्टिमुलस क्या होता है जी, कोई भी चेंज होता है ना बॉडी के अंदर, मतलब यहाँ पे जैसे ये अगर स्ट्राइक लगती है तो ये स्टिमुलस है, ठीक है। यहाँ पे हीट लगती है तो स्टिमुलस है। मतलब बॉडी कुछ भी फील करती है ना, हाँ जी अच्छा हेडेक हो रहा है या स्टमक में पेन हो रही है, ये स्टिमुलस है। उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाथ, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे हाथ के ऊपर धूप आ गई, गर्मी लगने शुरू, वो स्टिमुलस पैदा हो, अब उसका रिस्पॉन्ड हम करें। रिस्पॉन्ड किया जी, फ़ौरन हाथ छाँव में कर लेंगे। किसी जानवर को अगर गर्मी में धूप में आपने बांध दिया, वो कोशिश करेगा मैं छाँव में चला जाऊँ, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्ड है, ठीक है। दिस एबिलिटी रिक्वायर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये एबिलिटी, इस तरह के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं कि बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, आपस में राब्ता हो, हाथ का ये सर के साथ और एक हाथ का दूसरे हाथ के साथ। मैंने मतलब कि कोई ना कोई राब्ता तो है ना, मैं इस हाथ को ऑर्डर दे रहा हूँ, ये इस हाथ के साथ जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो ये कोऑर्डिनेशन कहलाती है, ठीक है, कि आपस में मरबूत निज़ाम है, राब्ता एक दूसरे के साथ है।
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नर्वस टिश्यूज फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। जो नर्वस टिश्यू हैं वो कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है रवाबित, ठीक है, एक का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ले जी, दिस टिश्यू इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन्स। ये टिश्यू जो है नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहलाते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। जो मैसेज को, जिस तरह आप SMS भेजते हैं ना, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह जाता है, लेकिन जो बॉडी में जाता है उसे हम कहते हैं कंडक्ट एज अ नर्व इम्पल्स, उसे नर्व इम्पल्स बोला जाता है। होता वो भी आयोनिक चार्ज है बेसिकली, वो अभी 10th के अंदर डिस्कस हम करेंगे। नर्वस टिश्यूज इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन नर्व्स। नर्वस टिश्यू है ब्रेन, ये सर में, और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं और पूरी बॉडी में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ले जी, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं बेटा जी। चैप्टर नंबर 2 की ओवरऑल समरी पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन का टाइम लूँगा, आप लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ले जी, चैप्टर नंबर 2 मैंने ओपन कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। मैं आपको ऑरली समझाता जाऊँगा हर एक या 2 टॉपिक के बाद, बल्कि एंड पे ही आपसे क्वेश्चन लेंगे। ओवरऑल चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे कर लीजिएगा, मैं उनको आपको क्लियर कर दूंगा, आंसर कर दूंगा, ठीक है। ले जी, मसल टिश्यूज बेटा कल हमने डिस्कस किया था, आई थिंक मुझे याद है, कल हमने मसल टिश्यूज जैसे स्केलेटल मसल्स, ये सारा कल डिस्कस किया था, शायद आपने क्लास मिस की है, ज़रा गौर व फिक्र किया करें। ले जी, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है जी? किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, हम डिजीज़ का वर्ड नहीं बोलते, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचानने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। किसी भी ह्यूमन बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, उस प्रॉब्लम को ऑब्वियसली हम डिजीज़ ही कहते हैं। फीवर है, गला ख़राब है, कोरोना वायरस है, वट एवर जो भी है, ये कोई ना कोई डिजीज़ है, ठीक है। तो उसे हम मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, कंसिडर करते हैं। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है बेटा अभी डिस्कशन ना करें, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट वीडियो भी आपको बता दूंगा, जब शो हो जाएगी आपको बता दूंगा। आज मैं इंशाल्लाह अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब है जी स्टेप्स टू सॉल्व। बेटा कंसंट्रेट करें, टॉपिक पे कंसंट्रेट करें। आपका टेस्ट है मंडे को, टेस्ट मुझे अच्छा चाहिए, नहीं तो कान खींचूंगा, आपके लैपटॉप मोबाइल में से निकल गए, याद रखिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और सारा कुछ इसमें फिर हमें स्टेप्स, इसके नेम आपने याद करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें ये डॉट्स तो बने हुए पेज नंबर 21 पे, ठीक है। वो क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, इसकी हर एक की एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान। First of all, you have to identify the biological problem, then you have the ability to treat. तब आप उसको ट्रीट कर सकते। बेटा जी मैंने आपको कहा है, आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी, आप लेक्चर के दौरान क्वेश्चन ना करें प्लीज़, ठीक है। तो क्योंकि आज मैं बड़ा ज़रा सीरियस भी हूँ, इसलिए कि हमने चैप्टर को कवर करना है ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो। तो थोड़ा सीरियस हो जाएं और पढ़ना शुरू कर दें और अच्छे टेस्ट देना शुरू कर दें, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी पहचान करना आपने। पहचान किस तरह है जी? कि अगर बॉडी में कोई चीज़ एबनॉर्मल है, इफ़ अ बॉडी इज़ एबनॉर्मल इन एनी कंडीशन, एनी एस्पेक्ट, तो देन हम कहेंगे कि ये कुछ मसला है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, हम मेजर फ़ारेनहाइट में करते हैं बॉडी टेम्परेचर। अगर उससे ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर आँख सही नज़र आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं सही नज़र आ रहा तो ये एबनॉर्मल है। कान सही सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं सही सुन रहे तो एबनॉर्मल है। बाजू सही काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं काम कर रहा तो एबनॉर्मल। मतलब हर जो चीज़ ह्यूमन बॉडी की नेचुरल एक्टिविटी से हट के हो वो
कुछ ना कुछ इशू है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना, ठीक है। उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हाउ ऑब्जर्वेशन आर मेड, ये क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। क्या होते हैं जी? टेस्ट, टच, एक टेस्ट करना, चखना, और टच करना, छूना, और स्मेल होता है, आप सूंघ सकते हैं, और ऑल्फैक्टरी आपके होती है देखने के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये बनाई जाती हैं, और एक आपके ऑडिटरी होती है कानों से सुनने के लिए। ये 3 4 5 चीज़ें हैं जो मिलके आपकी ऑब्जर्वेशन बनाती हैं। आपने इसको ऑब्जर्व करना है। सपोज दैट ऐसे ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, हाँ ये कोई हार्ड चीज़ है, अब पता नहीं क्या है, जिसने पहली दफ़ा देखा है, हार्ड चीज़ है, क्या है कोई पता नहीं, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, मतलब फूड मटेरियल नहीं है, स्मेल करने से टेस्ट किया जा सकता है, टेस्ट भी कोई नहीं है, इसका मतलब फूड मटेरियल नहीं है, कन्फर्म हो गया। इसे हिला के देख सकते हैं, आवाज़ कोई नहीं, इसका मतलब है सॉलिड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आवाज़ से पता चलेगा इसके। उसके बाद हम इसे देखेंगे, ये सबसे बेहतरीन है, पता चल जाएगा जैसे बोर्ड मार्कर। तो ये ऑब्जर्वेशन हम 5 सेंसेस से बनाते हैं, ठीक है। 5 हिस्से जो होती हैं, हिस्से याद करते हैं, उसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ है, वो 5 हिस्सों के अलावा अगर कोई हिस्सा है, अच्छा जी कल ये होने वाला है, या फलां जगह पे ये कोई अबनॉर्मल एक्टिविटी होगी, वहाँ से होगी, बाल वगैरह वहाँ बम धमाका होगा, ये छठी हिस्स, ठीक है। नॉर्मल हिस्स जो है 5 होती हैं, ठीक है बेटा। माइनर सा चेंज है, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, ये तमाम तकरीबन डाटा तकरीबन सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। लें जी, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास इसमें एक फिर 2 टाइप्स आते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव होती है वो क्वालिटी बताती है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बताती है। क्वालिटेटिव बताएगी जी इस बंदे का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, फीवर है ना, ज़्यादा है तो मतलब फीवर है। क्वांटिटेटिव बताएगी फीवर है कितना है, 98.6 नॉर्मल है, 99 है, 100 है, कितना है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ले जी नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़ा, फ़र्ज़ किया उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। आजकल तरबूज आते हैं, आपने देखे हैं, उसको आप इस तरह से ट्राई करते हैं, आवाज़ से आप एक आइडिया बनाते हैं, हाइपोथेसिस कि जी आवाज़ भारी आ रही है तो शायद ये मीठा हो, नहीं हल्की सी आवाज़ आ रही है तो ये कच्चा होगा। अब ये मफरूज़ा हो सकता है आपका मफरूज़ा सच साबित हो या हो सकता है ना हो। एक बंदे को बुखार है, डॉक्टर ने गला देखा, टेम्परेचर चेक किया, आंखें देखी, ज़ुबान निकाल, ये वो सब एक्टिविटी, अच्छा जी इसको जो है फीवर जो है ना वो इस वजह से हो सकता है, ये हाइपोथेसिस है। कंफर्म कैसे होगा? जब एक्सपेरिमेंटेशन होगा, जब उसके ब्लड का सैंपल लेकर टेस्ट किया जाएगा, पता चलेगा कि डॉक्टर ने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि इसको बुखार इस वजह से है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कहता है अच्छा जी जॉइंट्स में भी पेन है, आंखों में दर्द है, फीवर है, आपको डेंगू हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है ये मलेरिया भी हो सकता है, ये टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, हर कंडीशन में फीवर हो जाता है। अब पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। आगे डिडक्शन बनेगी, नीचे इसके हैं जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, याद कर लीजिएगा, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। टेंटेटिव कहते हैं कॉम्पिटेंट आइडिया, कॉम्पिटेंट मुनासिब, आप कहते हैं कि कम से कम लफ्ज़ों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा, टेंटेटिव आइडिया, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन बनती है। डिडक्शन क्या है जी? हाइपोथेसिस से एक नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। इसमें हम इफ़ एंड देन लॉजिक यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन। फॉर एग्जाम्पल if a sparrow is a bird and this have ability to fly, then all the birds have ability to fly. if और then, अगर चिड़िया एक परिंदा है, इसके पर हैं और ये उड़ता है, इसका मतलब है कि जितने भी परिंदे होंगे जिनके पर होंगे वो उड़ते होंगे। स्पेसिफिक टू जनरल, फिर एक होती है जनरल टू स्पेसिफिक, तमाम परिंदे उड़ते हैं, उनके पर हैं, चिड़िया भी एक परिंदा है, उसके भी पर हैं तो वो भी उड़ता होगा या उड़ती होगी, वो आप खुद से कर लें, ठीक है। तो ये होती है डिडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हमने क्या करना होता है? ये एक बेसिक स्टेप है, एमसीक्यूज याद रखिएगा कि बेसिक स्टेप ऑफ इन साइंटिफिक मेथड क्या है जी? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि जी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, जो मफरूज़ा कायम किया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये खरबूजे काफ़ी येलोइश नज़र आ रहे हैं, इनकी खुशबू भी अच्छी है, नाक के करीब जाके लंबा सांस लेते हैं, ठीक है। तो
ये मीठे होंगे, होंगे, हैं नहीं, होंगे। पॉसिबिलिटी इज दैट कि दीज आर स्वीट आर नॉट। अगर वो मीठे हैं तो ठीक है, आपकी हाइपोथेसिस काम कर गई, अगर नहीं है तो हाइपोथेसिस आपकी गलत होगी। अब हो सकता है कोई खरबूजा ऐसा भी है जिसकी खुशबू भी अच्छी है, वो देखने में भी येलोइश है, लेकिन वो मीठा नहीं है, पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है ऐसे। तो ये हाइपोथेसिस को हमने चेक कैसे करना है जी? एक्सपेरिमेंटेशन से। उसके बाद हम करें एक्सपेरिमेंटेशन क्या जी? हम खरबूजे में से एक निकालेंगे, थोड़ा सा पीस से चेक करेंगे, मीठा, अच्छा ठीक है, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर मीठा। इस तरह हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या वाकई जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो ठीक है या नहीं है। क्लियर? तो वो एक्सपेरिमेंटेशन होगा। उसके बाद हमारे पास है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। आपके पास थी खरबूजों की टोकरी, ठीक है, आपने कहा कि ये पीले नजर आ रहे हैं, येलोइश हैं, तो खुशबू भी अच्छी, ये मीठे होंगे। एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दिया, उसमें से आधे से ज़्यादा फीके निकल आए। तो अब इसका मतलब है आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो 100% एक्यूरेट नहीं हुई, 50% हो गई। आधे को चलो मीठे निकल आए, आधे को फीके निकल आए। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन तकरीबन 50% ठीक थी, बाकी गलत थी। अब हम उसको एक वो बनाएंगे, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट और डाटा एनालिसिस के लिए एक चार्ट बनाएंगे। उसमें लिखेंगे जी ये हमारी हाइपोथेसिस थी, इतने खरबूजे मीठे निकले, बहुत मीठे निकले, इतने ज़रा उससे फीके, इतने सबसे फीके निकले, इतने बिल्कुल ही फारग थे, इतने वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये सारे हमने एक वो ग्राफ बना दिया, एक टेबल बना दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। फिर समराइज करने के बाद हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डेंगू फीवर, एक साइंटिस्ट कहता है, या कोरोना की हम बात कर लेते हैं, एक साइंटिस्ट कहता है जी मैंने कोरोना की मेडिसिन बना ली, मुझे एग्जैक्ट रीज़न से पता चल गया कि इसी वजह से कोरोना होता है और क्या काम ये करता है। वो क्या करेगा, सारा डाटा समराइज करेगा, ठीक है, और उसे पब्लिश कर देगा ओवर इंटरनेट के हर थीसिस जिसे आप कहते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाएंगे, वहाँ पे हर साइंटिस्ट, क्योंकि एक बंदा नहीं काम कर रहा, हर मुल्क के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एक ही डिजीज़ पे एक वक्त के अंदर। अब वो क्या करेंगे वो करेंगे उसको एनालिसिस करेंगे, डाटा को चेक करेंगे, और उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट्स की रोशनी में कोशिश करेंगे कि गलत ही हो जाए उसका काम, उसका नाम ना आगे जाए। हमारे इंसान की एक नेचर है ना, जो ऊपर जा रहा है कुएं में से उसकी टांग खींच देते हैं, अच्छा मैं तो नहीं जा सकता, तू भी उतना आ जा, थले आ जा, चल। ठीक है, तो ये डाटा एनालिसिस, फिर रिपोर्टिंग, फिर हर साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करता है उसकी बेस पे। अच्छा, उसने कहा था ये जरासीम पाया जाता है, वो आगे हम बात करेंगे ये मलेरिया वाले टॉपिक में, तो क्या वाकई पाया जाता है, हर बंदा चेक करे। अगर तो पाया गया फिर तो इसका मतलब है जी उस बंदे ने बात ठीक की है। अगर नहीं पाया गया, भाई तुम क्या बात कर रहे हो, इसमें तो है ही नहीं, ये देखो बंदे को फीवर है वगैरह वगैरह, इसमें तो प्लाज्मोडियम है ही नहीं, तो फिर वो बंदा झूठा पड़ जाएगा, वो ख़त्म, फिर दोबारा से बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ले जी, इसके बाद हमारे पास आता है आगे सबसे एंड वाले दो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी एंड लॉ एंड प्रिंसिपल, कि थ्योरी कैसे बनती है। चलिए जी, इट्स ओके, कि थ्योरी किस तरह बनती है, थ्योरी भी कहते हैं, और लॉ किसे कहते हैं, वो कैसे बनता है। जब एक हाइपोथेसिस हमने बनाई, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गई जी, हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो ठीक है। फॉर एग्जांपल डेंगू फीवर जो होता है, उसमें एक बंदे ने कहा जी डेंगू फीवर जिसको भी है ना, उसके ब्लड में डेंगू वायरस पाया जाता है, ये एक हाइपोथेसिस थी। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, हाँ जी वायरस है, फिर चेक किया, फिर वायरस है, फिर चेक किया, फिर वायरस। हर दफ़ा पता चला कि जिनको डेंगू फीवर है उनको वायरस है उनके ब्लड के अंदर। अब इससे ये पता चला कि ये फाइनलाइज हो गया कि जो हाइपोथेसिस उस बंदे ने जिसने भी बनाई थी, दिस इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी, कि ये अब साइंटिफिक थ्योरी बन गई है, कि ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उससे एक अगला स्टेप है। अब ये बेसिकली हमने साइंटिफिक लॉ बनाना है। लॉ जो भी बनते हैं, दीज आर नॉट निगलेक्टेबल। सर इन स्टेप के लॉन्ग क्वेश्चन बेटा बिल्कुल बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा सा कीजिएगा ताकि आप टोटल इस बार समझ लें अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। तो अब क्या है जी, वो साइंटिस्ट जिसने ये आइडिया दिया था कि जी डेंगू वायरस है इनके ब्लड के अंदर, तो उसका आइडिया सरवाइव कर गया, उसका आइडिया चल गया। बाकी साइंटिस्ट ने और रीजंस दी थी, वो आइडिया फ्लॉप हो गई, उनकी हाइपोथेसिस गलत हो गई, इसकी ठीक हो गई। अब ये बन गई साइंटिफिक थ्योरी। द साइंटिफिक थ्योरी इज फर्दर अटेस्टेड बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन द डिफरेंट वेज
वो फिर भी साइंटिस्ट कोशिश करते रहते हैं कि इसको रिजेक्ट कर दें। जब हार जाते हैं सारे साइंटिस्ट के, अच्छा जी नहीं उस बंदे का काम बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं हो सकता, देन दिस साइंटिफिक थ्योरी इज बिकम टू साइंटिफिक लॉ। इन केस ऑफ बायोलॉजी देयर आर सम आटे में नमक के बराबर साइंटिफिक लॉज हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बेटा अभी क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अब जो साइंटिफिक लॉ बन जाता है ना, दिस इज नॉट निग्लेक्टेबल। बायोलॉजी के अंदर बहुत कम है, 2-3 हैं। एक हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, और मतलब इस तरह हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 10th क्लास में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और डाटा एनालिसिस क्या करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये होता है कि एक साइंटिस्ट का डाटा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, वो डाटा ऑर्गेनाइज हमने कर दिया, ठीक है, एक फॉर्मेट में बना दिया। अच्छा जी इस साइंटिस्ट ने ये कहा था, इस साइंटिस्ट ने ये कहा, इसने ये कहा, रिलेटिवली जिनके आइडियाज़ ज़्यादा मिलते हैं वो पॉपुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया था डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर हमने रैंडमली 10 लोग इकट्ठे किए, उनके कोविड-19 टेस्ट किए। पंजाब में 3 को कोरोना निकल आया, 2 को कोरोना निकल आया, बाकी सारे ठीक थे। अब जो केपी के है वहाँ भी 10 बंदों के टेस्ट किए रैंडम, 2 को निकल आया। सिंध में भी 2 को निकल आया, और बलूचिस्तान में भी 2 बंदों को निकल आया 10 में से। अब हमने कहा 10 में से 2 कितने हो जी, 20%। 20%। हमने कहा ये अब डाटा हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ़ ये रेशो हम बनाते हैं कि अगर हमारे पास 10 में से कितने हैं जी, 10 में से कितने पेशेंट हैं जी, 2 हैं। देन हमारे पास 1000 में से कितने होंगे, 1000 में या 100 में से हम कर लेते हैं, 100 वो हम x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 100 से मुराद है पाकिस्तान की टोटल आबादी, कितने लोग टोटल रह रहे हैं, पॉपुलेशन, कि हर 10 में से 2 है। 100 में से कितने होंगे, 20 होंगे, 1000 में से 200 होंगे। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ तक भैया, फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पर डिवाइड करके, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आती है। मैं आपको यहाँ फाइंड कर देता हूँ, इसको आप ऐसा कर लेते हैं हम कि x/100 रेशो हमारे पास है जी 2/10, ये 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x = 2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, और x = 20। ले जी ये हमारे पास आंसर आ गया कि 20 लोग मतलब बनते हैं 100 में। इसी तरह आप 1000 में से कर लें, जितने में से मर्जी कर लें, आप एक सिंपल कैलकुलेशन करके उसको लार्ज के ऊपर एप्लीकेबल कर लेते हैं, तो हम एक रफली आइडिया दे देंगे कि पाकिस्तान में इतने पेशेंट हैं। क्लियर हो गई बात। ये हमारे पास चैप्टर था। अब आपका रह गया है जी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेंगे। आज मेरा जुमा हफ्ता 2 दिन है। अब आप इसके बारे में क्वेश्चन कर लें मुझसे, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लें, क्योंकि आज टाइम भी कम है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। टीच अस मैथ, ओ खुदा का नाम लो भाई, बायो पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ। ले जी अब बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर इन स्टेप्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। जी बेटा बिल्कुल हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस, आपको मैंने वैसे बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं इनमें और लॉन्ग क्वेश्चन भी। आप बुक एक्सरसाइज से भी आप देखिएगा सर 5 मिनट में ही। अदर लैंग्वेज, हु नो अदर लैंग्वेज, क्या कहा भाई, आई नो। अच्छा सादी आपको इतनी ज़्यादा लैंग्वेज आती है, वेरी गुड। उस्मान यू आर सेइंग टू मी। अच्छा आप अभी अपनी डिस्कशन बंद करें बेटा प्लीज़। डिस्कस अबाउट टुडे इज माई ब्लड प्रेशर इज़ लो। उस्मान बेटा कुछ खाना पीना चाहिए, तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना हाई होता है ना लो होता है, पता ही नहीं होता। सर कंट्रोल में बेटा, ये अब कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जी बेटा बिल्कुल। डिस्क्राइब द साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड। तो सर आज थर्सडे है, बिल्कुल, तो कल जुमा है, तो परसों हफ्ता है, आगे इतवार है। सर मार्क करवा दें।
पाकिस्तान में कहाँ सिटी मिनाहिल सर जी थ्योरी मार्क करवा दे बेटा सर मलेरिया वाला बेटा मार्क कल करवाऊंगा और थ्योरी अब चले 5 मिनट हैं उसमें क्वेश्चन ही भी नहीं लिखे जाएंगे मैं माइंड में रखता हूँ। सऊदीया में मलेरिया करना है स्टडी ऑफ मलेरिया कल करवाऊंगा आपको बिल्कुल करना है मलेरिया करना है बेटा जी। सर डाटा एनालिसिस कल मार्क करवा दूंगा आपको। सर मुझे भी आती हैं 3। सर फ़ी के बारे में बाद में करें। सर टेस्ट में ओनली एमसीक्यूज नहीं बेटा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सब होंगे। मलेरिया का लॉन्ग भी आता है बल्कि वही लॉन्ग आता है इस चैप्टर में से तो वो आपने लाजमी करना है और कल मैं आपको मार्क करवाऊँगा क्योंकि पढ़ाऊँगा भी कल। मेरी बहुत तबीयत ख़राब है जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सर टेस्ट कब है? आज टेस्ट तो नहीं है। उस्मान क्या कर सर कैन आई मेक बिल्कुल बेटा बना सकते हैं बल्कि मुझे सेंड करें मुझे तो अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं खुद ये काम करता होता था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। टीचर्स की जो थी ना वो बस क्या बताऊँ आपको रहने दें। आप कहेंगे हमारे तो उस्ताद भी ऐसे ही थे। सर 1 ईयर के 1000 फ़ी तो 12,000 वो है इससे भी कम है। सर फ़ी के बारे में बता दें। फ़ी के बारे में आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा। मंथली नहीं होगी एनुअल होगी। शॉर्ट क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज के करने हैं बेटे की और कोई भी पिक अपलोड करें प्लीज़। चलो इंशाल्लाह कर दूंगा। एक तो आप बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करें और दूसरा उसमें रहेगा टर्म्स टू नो जो आपको पता होनी चाहिए वो आपने लाजमी करनी है। कल मैं आपसे वो पूछूंगा भी लेक्चर में। ऐसा करते हैं कल वही डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 टॉपिक आगे वाला बाद में पढ़ लेंगे। कोई टेस्ट तो आपका अच्छा हो जाए ना। उसमें आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा और आपसे पूछ लूँगा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो सर बायोलॉजिकल लॉ फॉर एग्जांपल क्या है बेटा? हार्डी वेनबर्ग थ्योरम या हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। डायग्राम है कल इंशाल्लाह कल का पूरा लेक्चर मैंने जो है ना आपके इसके लिए ही कर दिया ठीक है। ओके सूरज की तस्वीर मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आए ये मैंने बेटा आपको बताया बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट कीजिएगा जो मैं बता दूंगा वो कीजिएगा और साथ में टर्म्स टू नो वो आपने करनी है ठीक है। कल का लेक्चर पूरा मार्किंग के लिए और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो करवा दूंगा ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम मंडे को। सर इस जस्ट टेस्ट की आप बात अच्छा जी कितने मार्क्स का टेस्ट है? सर जी प्लीज़ अपलोड योर। चले मैं इंशाल्लाह बेटा पूछ के तो ज़रूर मैं अपलोड कर दूंगा तस्वीर। कितनी है सर एनुअल फ़ी? बेटा अब कल मैं आपको बता दूंगा सर से पूछ के ना तो बिकॉज विद द परमिशन ऑफ हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी परमिशन से सब कुछ होगा ना। सुहेल मिस्टेक यू सी अगेन 4 मिनट लेफ्ट। कोई क्लास की दे कितने मार्क्स? माई बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा जी 1000 होगी। अच्छा जी सर इंग्लिश के साथ उर्दू में भी टेस्ट हैं। चले मैं बात कर लेता हूँ लेकिन इफ़ पॉसिबल देन ज़रूर इंशाल्लाह होगा। किस चैप्टर का टेस्ट बेटा? अल्लाह अकबर निदा सो जाओ तुम तो जा बेटा दूसरे चैप्टर का टेस्ट है। कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? ये कौन है? अली। बस समझ गए हो ना? हाँ सर वाई द शॉर्ट क्वेश्चन इज़ सर वाई द शॉर्ट क्वेश्चन इज़ इन उर्दू। इसका तर्जुमा भी करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू में लिखे जा सकते हैं। ईमान से अगर अच्छा ओके जी कितने नंबर थैंक्स उस्मान थैंक्स तानिया। ओके सर 1 ईयर की 1000। ओ बेटा क्या हो गया है आप लोगों को? कल मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा परेशान ना हो बिल्कुल। पता नहीं आपने क्या कहा है मिनाहिल सर जी की नहीं सर आपने बेटे की पिक। अच्छा ठीक है सर जी अपलोड कर दें। अच्छा भाई कर दूंगा मैं कर दूंगा। सर कितने हैं बता दें कितने हैं बेटा? कल इंशाल्लाह। और मुझे पता होगा तो बताऊंगा ना। क्या बात करते हो यार कल इंशाल्लाह लॉन्ग और शॉर्ट मार्क करवा दूंगा एक्सपेरिमेंट करवा दूंगा और
सर वाई द शॉर्ट क्वेश्चन वो मंडे का सर। अच्छा जी, इट्स ओके। तो लें जी बेटा, काफ़ी क्वेश्चंस भी मैंने देख लिए, ऑलमोस्ट तकरीबन बच्चों के पूरे हो गए। सर कितने नंबर का टेस्ट होगा कल, इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। सबमिट, ओके ओके ओके। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जान छोड़ो भाई। चलें जी, ठीक है बेटा जी, आप इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।